नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 18 मार्च के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। बाकी दोस्तों PDF फाइल इसका सभी शिफ्टों का आपको एक साथ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल आपको एक साथ मिल जाएगा, तो जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, एक जो कि कार्बनिक यौगिक है, यह जो कि लाल चींटियों में जो कि जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या फिर डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो उस स्थान पर जलन होने लगती है तथा वह स्थान जो कि फूल जाता है और दर्द करने लगता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डेमिनिस का सिनोनिम्स पूछा था, तो एबेट हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है, डेमिंडल हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, लेसन हो जाएगा एंड रिड्यूस हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, डेमिनिस का सिनोनिम्स हो जाएगा। इनमें से कौन आपके ऑप्शन में था कमेंट करके बताइएगा। एल्बो का जॉइंट नेम क्या होता है, तो एपिकॉन्डिलाइटिस होता है दोस्तों, इसको एपिकॉन्डी, ठीक है, एपिकॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, जो कि टेनिस एल्बो या फिर गोल्फर की कोहनी इसको कहा जाता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लिटमस पेपर का रंग लाल और नीले के अलावा उसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है। ये तो लाल और नीला जो कि क्षार और अम्लीय के प्रतीक बताता है, लेकिन असल में दोस्तों लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है ये पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। लिटमस का प्राकृतिक रंग जो कि बैगनी होता है। लिटमस पत्र का प्रयोग रासायनिक सूचकों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग या तो अम्लीय या तो क्षारीय मिश्रण के निर्माण के लिए किया जाता है। यदि नीले लिटमस पत्र को अम्लीय मिश्रण में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि PFRDA की स्थापना कब हुई थी, तो 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं दोस्तों इसको पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA भारत का एक जो कि पेंशन विनियामक है। ठीक है। बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को की गई थी। इसका उद्देश्य पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन करके जो कि वृद्धावस्था में आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वही बात करते हैं दोस्तों, यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS का प्रशासन और विनियमन करता है और अटल पेंशन योजना यानी APY का भी संचालन करता है। हाल ही में अप्रैल 2020 में महामारी के बीच इसने NPS ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार से संबंधित व्ययों को पूर्ण करने के लिए आंशिक रूप से निकासी की अनुमति दी। इसके अध्यक्ष जो कि सुप्रतिम जो कि बंदोपाध्याय जो कि जुलाई 2021 तक थे। बात करते हैं दोस्तों अटल पेंशन योजना की, तो 2015 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना असंगठित श्रमिकों जैसे कि घरेलू सहायक, चालक, माली आदि को लक्षित करती है। ऐसे श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए बचत करने की अनुमति देती है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। वही बात करते हैं तो भारत का कोई भी नागरिक APY योजना में शामिल हो सकता है। ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो कि योगदान का स्तर अलग अलग होगा और कम होगा यदि कोई ग्राहक जल्दी शामिल होता है और अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा यदि वह देर से शामिल होता है तो कम होगा शायद। यह पेंशन जो कि निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन आया था
यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने NH2 के बारे में बताया था, लेकिन बच्चे ने बोला कि नहीं ये नहीं पूछा था, NH6 पूछा था। तो NH6 राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य से नहीं जाता है? तो दोस्तों बच्चे ने ही बताया कि सिक्किम ऑप्शन में था, तो बिल्कुल सिक्किम अगर रहा होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो कि नेशनल हाईवे 6 है, भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह असम के जोराबत से शुरू होता है जो कि मेघालय, गुजरात, फिर असम, मेघालय से गुजरता है, फिर असम से निकलकर भारत व वर्मा की सीमा पर स्थित मिजोरम के जो कि जोखावथर गांव में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिक्किम का कहीं भी नाम नहीं है, तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल नए बने हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला बने हैं, जो कि फरवरी 2023 से हिमाचल प्रदेश के 22वें और बात करते हैं तो 31वें जो कि अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल जो कि गिने जाते हैं। तो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका नाम पूछा था तो श्री शिव प्रसाद जो कि शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, श्री शिव प्रताप शुक्ला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस जो है दोस्तों ये 24 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं तो विश्व क्षय रोग या फिर इसको टीबी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस को मनाने के लिए इस दिन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में इस दिन यानी 24 मार्च को टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण टीबी होती है, तो इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में दोस्तों जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो कि एसिड और आमतौर पर पाया जाने वाला है, जैसे कि टार्टेरिक अम्ल जो कि अंगूर और इमली में पाया जाता है, दुग्धाम्ल जो कि दही में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो कि मधुमक्खियों और लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो गैस्ट्रिक जूस या फिर HCl जो कि मानव पेट में पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो साइट्रिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड जिसको संतरा, नींबू, आंवला में पाया जाता है, सिरका अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि G20 इंडिया की पहली जो कि एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप यानी ETWG की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितनी कंपनी शामिल है? तो दोस्तों 2023 के आंकड़ों के अनुसार 5000 से ज़्यादा कंपनियां शामिल है। आप एक बार कमेंट करके बताइए ऑप्शंस कैसे दिया था। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों टॉप 10 कंपनियां, जिसमें रिलायंस, TCS, उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद चौथे पे इन्फोसिस, चौथे नंबर पे HUL, उसके बाद छठवें नंबर पे ICICI बैंक, उसके बाद सातवें नंबर पे HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा। ये टॉप 10 जो कि कंपनियां हैं जो कि बॉम्बे स्टॉक में शामिल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, बाकी 5000 से ज़्यादा कंपनियां इसमें शामिल हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अलकनंदा जो कि कर्णप्रयाग में किस नदी से मिलती है? अलकनंदा कर्णप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो पिंडर नदी से मिलती है। बात करते हैं तो अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है जो कि कर्णप्रयाग इस में शामिल है। ठीक है, इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि पिंडर नदी का एक नाम जो कि कर्णगंगा भी है। यहाँ उमा देवी का मंदिर और कर्म मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। बात करते हैं नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम जो कि स्थल है नंद प्रयाग में। ठीक है,
और वहीं बात करते हैं दोस्तों, शिप्रा नदी और अलकनंदा का प्रयाग जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, यानी किससे कौन से राजा के बीच में हुआ था, ये पूछा गया था। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो उल्लेखनीय है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और जो कि मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व अजमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। ठीक है, बाकी दोस्तों इसमें जीता कौन था, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना था। एक प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार जो कि गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। पहली बार गणतंत्र दिवस जो कि किस वर्ष मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो 26 जनवरी संविधान को जो कि 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो कि दिन था, वह दिन था जब भारतीय गणराज्य और इसका जो कि संविधान अस्तित्व में आया था। इतिहास में आज ही के दिन यानी 1965 में था जब हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ऐसा दिन है जिस दिन प्रत्येक भारतीय के हृदय में जो कि देशभक्ति के जोश और मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम से भर जाता है। कई महत्वपूर्ण यादें, क्योंकि यह वह दिन था जब जनवरी 1930 में पहली बार लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय तिरंगा फहराया गया था और एक स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो गणतंत्र दिवस हर साल पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए राजपथ के साथ राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से इंडिया गेट के पीछे जो कि राजधानी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर एक भव्य परेड आयोजित की जाती है। बात करते हैं तो यह जो कि कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी सैनिकों को याद करते हुए जो कि अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण करने के साथ शुरू होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कुटियाट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। बात करते हैं तो राज्य की प्राचीन संस्कृत जो कि नाट्य कला कुटियाट्टम केरल में संस्कृत नाट्य और नृत्य नाटिका का बेहद ही शुरुआती मंचीय प्रस्तुति है। कुटियाट्टम जो कि कुडियाट्टम, ठीक है, कुटियाट्टम या फिर इसको कुटियाट्टम 2000 साल पुराना कुटियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की जो कि अनुपम कृति के रूप में भी स्वीकार किया गया है, यानी इसको यूनेस्को में भी जोड़ा गया है। तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक आपका अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो एक विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्न में से जो कि संबंधित प्रावधान शामिल हो, जैसे कि कराधान, सरकार द्वारा पैसा उधार लेना, भारत के जो कि संचित निधि में व्यय या फिर प्राप्ति। ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन मामलों के जो कि आनुषंगिक उपबंध हो उन्हें भी धन विधेयक माना जाता है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या फिर किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल हो, जैसे कि किसी भी कर की समाप्ति, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या फिर विनियमन, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने का जो कि विनियमन हो। ठीक है, भारत की संचित निधि या फिर भारत की आकस्मिक निधि की निगरानी, धन का भुगतान या ऐसे किसी कोष से धन की वापसी, भारत की संचित निधि से धन का जो कि विनियोग और भारत की संचित निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी भी व्यय की राशि में वृद्धि, भारत की संचित निधि या फिर भारत के सार्वजनिक खाते या फिर ऐसे धन की निगरानी या फिर जारी करने या संघ या किसी राज्य के खातों का लेखा जोखा रखने पर धन प्राप्ति या फिर ऊपर निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई भी मामला, ये सभी चीज़ें उनसे रिलेटेड है।
एक प्रश्न आया था कि जी सोलर एनर्जी की बैठक कहाँ पर हुई थी। G20 सोलर एनर्जी की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो ये झारखंड में हुई थी दोस्तों। बात करते हैं तो रांची के रेडिसन ब्लू होटल में 2 मार्च को जो कि 2 मार्च 2023 को ये बैठक हुई थी। एक प्रश्न आया था कि नौसेना के कितने कमांड होते हैं या फिर कमान होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बात करते हैं कौन कौन सी, तो भारतीय नौसेना में 3 कमान होते हैं, जैसे कि पूर्वी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है, पश्चिमी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और दक्षिणी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से तन्य धातु कौन सा है, तो सोना और तांबा होता है दोस्तों। ऑप्शंस में क्या था कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। बात करते हैं तो तन्यता एक धातु को तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता है। सोना जो कि सबसे अधिक तन्य धातु माना जाता है। दूसरी ओर जो कि आघात वर्धनीयता एक धातु को जो कि चपटी चादरों में परिवर्तित करने की क्षमता है, और सोना सबसे अधिक जो कि आघात वर्धनीय धातु है, यानी सोना बहुत ही सबसे ज़्यादा जो कि तन्यता पाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों बॉकेट का स्पेलिंग एरर पूछा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग एरर में अभिमन्यु का पुत्र कौन था, तो परीक्षित जो कि अभिमन्यु का पुत्र था। बात करते हैं दोस्तों तो अभिमन्यु के पुत्र जो कि परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ था। कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक जो कि असाधारण योद्धा थे। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। बात करते हैं दोस्तों तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड एक विकास वित्तीय संस्था या फिर बैंक है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। नाबार्ड की स्थापना जो कि बी शिवरमण समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति नियोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों एक प्रश्न और आया था दोस्तों स्टेटमेंट के बेस पे था कि कौन सा सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट होगी, किस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करके प्रश्न आया था। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है एक बार कमेंट करके व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं। डॉक्टर कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो डॉक्टर जो कि अवतल दर्पण लेंस या फिर दर्पण पूछा हो गया दोस्तों, तो अवतल दर्पण ही लेंस जो कि डॉक्टर यूज करते हैं। अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस इसको कह सकते हैं। बात करते हैं जब वस्तु वक्रता और फोकस के केंद्र के बीच या फिर अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो जो कि बनने वाली छवि जो आभासी सीधी और आवर्धित होती है। इसलिए डॉक्टर जो है आँखें, कान, नाक और गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि बनने वाली छवि बड़ी होती है और डॉक्टरों को बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ से आपका लेंस नहीं पूछा गया होगा, दर्पण पूछा गया होगा कि कौन सा दर्पण यूज करते हैं डॉक्टर, तो अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों तो कि NH2 राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं जाता है। NH2 जो है राजमार्ग किस राज्य से नहीं जाता है, तो ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा। बताइए क्या क्या ऑप्शंस था। बाकी बता दें कि ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विस्तार इसका है। बात करते हैं NH जो कि 19 का पुराना नाम ही NH2 था। ठीक है। यह GT रोड का हिस्सा भी था। NH2 जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है दोस्तों। ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस क्या थे इसके एक बार कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्गों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कितने वर्गों में विभाजित थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। बात करते हैं तो सिंधु का जो कि समाज संभवतः 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमिक थे। स्त्री जो कि मृण मूर्तियों की संख्या देखते हुए ऐसा अनुमान किया जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज जो कि मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। बाकी क्या थे ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बताना।
एक प्रश्न आया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या फिर भारतीय सशस्त्र सेना की एक जो कि संयुक्त सेवा अकादमी है, जहाँ तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जो कि कैडेटों को उनके संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह जो कि महाराष्ट्र के पुणे के करीब जो कि खडकवासला में स्थित है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। अगर ये पूछा गया होगा दोस्तों तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। एक प्रश्न आया था कि भारत दुनिया की किस नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा। चलिए मैं सभी बता देता हूँ कारक के बारे में। जैसे कि मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल जो कि शैल, उचावच, ठीक है, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल होते हैं। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहते हैं। आधारी शैल तथा तलवायु, जलवायु मृदा या फिर तलवायु मृदा निर्माण के 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि ये अन्य कारकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो प्रभावित करने वाले पूछा था, कौन सा पूछा था, तो तलवायु मृदा निर्माण के 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि ये कारकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। शैल तथा तलवायु मृदा, ये 2 ऐसे हैं दोस्तों जो कि प्रभावित करते हैं, तो यही दोनों में से कोई ऑप्शन रहा होगा। ठीक है। बात क्वेश्चन से आया था कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसे कहा जाता है, तो बात करते हैं तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम जो कि अम्बालाल, ठीक है, विक्रम अम्बालाल साराभाई उनका पूरा नाम हो जाएगा। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है दोस्तों। वह एक महान संस्था निर्माता थे और उन्होंने विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की या फिर स्थापित करने में मदद की थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उन्हें भारतीय, ठीक है, उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वह एक महान संस्था निर्माता थे और उन्होंने विविध क्षेत्रों में जो कि बड़ी संख्या में संस्थानों में मदद की थी। उन्होंने 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL की स्थापना की थी। साराभाई जो कि संस्थाओं के निर्माता और रक्षक थे और जो कि PRL उस दिशा में पहला कदम था। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि विक्रम साराभाई ने 1966 से 1971 तक PRL के रूप में कार्य किया। वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अहमदाबाद स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर साराभाई ने एक भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक परियोजना शुरू की थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो नतीजतन पहला भारतीय उपग्रह यानी आर्यभट्ट 1975 में एक रूसी जो कि कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया गया था। डॉक्टर साराभाई को विज्ञान की शिक्षा में बहुत रुचि थी और उन्होंने 1966 में अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। आज इस केंद्र को विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र कहा जाता है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जैसे कि इसरो के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसका जो कि दृष्टिकोण अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जो कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ACL इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए प्रचार और वाणिज्यिक दोहन के लिए इसरो की एक विपणन शाखा है। पहला भारतीय अंतरिक्ष यान यानी आर्यभट्ट विकसित किया गया था और इसे सोवियत लॉन्चर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। एक अन्य प्रमुख जो कि मील का पत्थर पहले लॉन्च वाहन यानी SLV-3 का विकास था, जिसमें लो अर्थ जो कि ऑर्बिट यानी LEO में
40 किलोग्राम रखने की क्षमता थी, जिसकी पहली सफल उड़ान 1980 में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे विक्रम सेठ के बारे में। तो ये वह एक भारतीय उपन्यासकार और कवि थे। उन्होंने कई उपन्यास और कविता पुस्तक लिखी है। उन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान, WH स्मिथ साहित्य पुरस्कार और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, उन्हें भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि 1 से 3 मार्च 2023 को G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। बात करते हैं दोस्तों बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय में। बात करते हैं तो बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय में गारो हिल्स के पास समुद्री तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। लेसर पांडा या फिर रेड पांडा जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, बलफक्रम अपने जंगल में ढके घाटी सकंठ के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अब एक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं तो पार्क में बलफक्रम पठार और आसपास के जंगल भी शामिल हैं। बलफक्रम एक जो कि स्थायी हवाओं का स्थान है, जिसमें बाघों, हाथियों, बाइसन, काले भालू, तेंदुए, सांभर हिरण सहित विभिन्न वन्यजीवों के साथ लगभग 220 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है। यह मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में बाघमारा के पास स्थित है। पार्क का पश्चिमी भाग जो कि सिजंग नदी के किनारे सीजू पक्षी यानी अभ्यारण्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। फिर इसे दूसरे सदन भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा और जान लीजिए अनुच्छेद जो कि और प्रावधान अनुच्छेद 59 जो कि राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, अनुच्छेद 63 जो कि भारत के उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव शामिल है। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन धातु तन्यता का गुण है? इनमें से कौन धातु तन्यता का गुण है? तो उसको खींचकर फैलाया जा सकता है, ये ऐसा ऑप्शंस में था, बच्चे ने बताया है। बात करते हैं सबसे अधिक तन्यता वाले जो कि सोना और तांबा है। दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा धातु है? तो दोस्तों इसका ऑप्शंस कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। एक प्रश्न आया था कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। बात करते हैं तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से जुड़ा रोग है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम जो कि कोलेक्सियोफेरोल है। ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे तो विटामिन D2 का नाम जो कि अग्रोकैल्सिफेरोल हो जाएगा। साइनोकाबोलामिन जो कि विटामिन B12 का नाम है। और फाटोन डायोन जो कि विटामिन K1 का नाम है। ठीक है, एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि ठीक है, एक प्रश्न आया था कि NGT की स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन हिंदी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी 2010 के माध्यम से किया गया था। यह एक जो कि वैधानिक और विशिष्ट निकाय है जो भारत में प्रमुख
पर्यावरणीय विवादों को संभालता है। इसने राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का स्थान लिया है। यह जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से भी प्रेरणा लेता है, जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का आश्वासन देता है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं 1 फरवरी को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1 फरवरी 2003 को ही कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें से एक कल्पना चावला भी थी। बेशक आज ही के दिन कल्पना की उड़ान रुक गई हो, लेकिन वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई थी। ठीक है, वो भारतीय थी, भारतीय अमेरिकी महिला थी, भारत की पहली महिला भी कह सकते हैं। पहली बार कितने लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को 1954 में दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कारों के पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी थे। खान अब्दुल गफ्फार खां ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो कि इंदिरा गांधी थी। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग सभी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। हमारी वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को हुई थी। बात करते हैं दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था। यह भारत और एशिया में भी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसे द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम से भी जाना जाता है। आधिकारिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। प्रतिभूति संविदा जो कि विनियमन अधिनियम के अनुसार BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1956 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो कि मुंबई में है, इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लिंगायत समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवर्णा की थी। ठीक है, ये बसवर्णा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही की थी। इस मत के उपासक जो कि लिंगायत, ठीक है, लिंगायत या फिर ये कन्नड़ कह सकते हैं, कहलाते हैं। यह शब्द कन्नड़ शब्द यानी लिंगवत से व्युत्पन्न है। यह लोग मुख्यतः महात्मा बसवर्णा की शिक्षाओं का अनुगामी है। तो बसवर्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से चंबल नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया गया होगा, हम बताते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो कि शिप्रा सिंध जो कि सिंधी नदी भी कहते हैं, काली सिंध और कूनी नदी, ये सभी नदियाँ जो कि भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ सेकोटा तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के थार, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों में से होकर बहती हैं। तो ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बता देना। एक प्रश्न आया था कि ध्वनि का SI मात्रक क्या होगा? डेसिबल हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, तो ध्वनि के SI मात्रक का नाम भौतिकी विज्ञान जो कि भौतिक विज्ञान के हेनरिक्स रुडोल्फ हर्ट्ज के समान में रखा गया है। हर्ट्ज जिसका जो कि संक्षिप्त HZ है। ध्वनि या फिर अधिक सटीक रूप से आवृत्ति का SI मात्रक होता है। बात करते हैं दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता को प्रति इकाई क्षेत्र में ध्वनि तरंगों द्वारा वहन किए जाने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे SI मात्रक में वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। ध्वनि तरंग द्वारा निर्मित दाब और जिस माध्यम से वह गुजर रही है उसके
परिवेश के दाब के बीच का अंतर ध्वनि दाब कहलाता है। पास्कल, जिसे एसआई में पीए द्वारा नामित किया जाता है, ध्वनि दाब के लिए एसआई मात्रक है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों डेसिबल, जिसका संक्षिप्तार डीबी है, ध्वनि की माप में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। तो ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बता देना ठीक क्या था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस नहीं है। इसका ऑप्शन से एक बार कमेंट करके आप लोग दे दीजिएगा। बाकी दोस्तों यही सब क्वेश्चंस मुझे मिले थे। थर्ड शिफ्ट के वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें।